Hello learners, welcome to my YouTube channel. So today we are discussed about financial derivatives. So derivative means derive means कि जैसे कोई चीज़ हम derive करते हैं, फॉर एग्जांपल कि दो वेरिएबल्स हैं, हमने एक वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल को जब हम derive करते हैं दैट इज़ डेरिवेटिव। लाइक मिल्क, तो मिल्क है एंड पनीर है, तो मिल्क से जो हम पनीर को डिराइव करते हैं दैट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मीन्स डिराइव करना, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकालना, डिराइव करना, तो दैट इज़ डेरिवेटिव. So it originate in mathematics and it refers to a variable that has been derived from another variable. Like हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, लाइक मैथमेटिक्स में क्या होता है, दो वेरिएबल होते हैं, x होता है, y होता है, तो हम करते हैं ना कि x का यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y का यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से है डेरिवेटिव, है ना, डिराइव करना. तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज इंस्ट्रूमेंट इंडेड डिराइव फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट. अब डेरिवेटिव समझ में आ गया. अब फाइनेंशियल डेरिवेटिव क्या होता है? तो फाइनेंशियल जो मार्केट है, लाइक जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बाइंग एंड सेलिंग होती है, दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट. तो उस फाइनेंशियल मार्केट में से जो हम इंस्ट्रूमेंट डिराइव करते हैं दैट इज़ फाइनेंशियल डेरिवेटिव. ओके, सो नेक्स्ट इज it is a financial instrument which derive its value from the basic variable called base. अब इसमें क्या होता है, जो आपका ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, जो आपने डिराइव किया है फाइनेंशियल मार्केट से, ये जो इसकी वैल्यू होती है ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है बेस पे. मतलब जिस, लाइक फॉर एग्जांपल कि हमने भी एग्जांपल दिया कि मिल्क और पनीर का, कि मिल्क से आपने पनीर को डिराइव किया, तो पनीर की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो मिल्क की वैल्यू होगी. मतलब पनीर की वैल्यू डिपेंड करती है मिल्क पे, तो मिल्क क्या हो गया उसके लिए? बेस हो गया. तो वही चीज़ यहाँ पे है, ये कही गई है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी वो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव करेगा? बेस से डिराइव करेगा. जिस चीज़ से उसको डिराइव किया गया है, जिस चीज़ में से उसको ड्राइव करा गया है, उसी की वैल्यू पे वो डिपेंड करेगा. तो ये बात फिर है. अब बेस क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अब बेस में भी कोई अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, ठीक है, कोई एसेट्स हो सकता है, लाइक शेयर्स हो गए, जो भी एसेट्स अपने पढ़े हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है. एंड इंडेक्स, जैसे आपने इंडेक्स पढ़ा होगा S&P 500 वगैरह, तो वो इंडेक्स हो सकते हैं आपके बेस. और रेफरेंस रेट, तो बेस आपके अंडरलाइंग एसेट्स भी हो सकते हैं, इंडेक्स भी हो सकते हैं, और रेफरेंस रेट भी हो सकते हैं. ओके, अभी फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल है कि अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब ये हम बाद में पढ़ेंगे ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, देखिए हम फर्दर वीडियोज़ में पढ़ेंगे. तो अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन गोल्ड इज द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वाइल गोल्ड इज द एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट्स. अब ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक गोल्ड है, तो आपने क्या, अब गोल्ड के जो रेट हैं आपको पता है कि फ्लक्चुएट करते हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं. तो आपने क्या करा, उस गोल्ड पे आपने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है. तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, और आपने गोल्ड पर इसको करा है, आपने गोल्ड को यूज़ करा है ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. तो गोल्ड आपका क्या हो गया? वो आपका अंडरलाइंग एसेट हो गया, वो आपका बेस बन गया. आपने उस पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, गोल्ड पर आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था आपका वो आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव बना, ठीक है. अब वो क्यों फाइनेंशियल डेरिवेटिव है हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो एग्जांपल है आप इससे समझिए कि गोल्ड पर हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब आगे के लिए हमने गोल्ड पे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव हो गया, लेकिन हमने इसको गोल्ड पर बनाया है, तो गोल्ड हमारा क्या हो गया? बेस. तो यहाँ से आपको बेस क्लियर हो जाएगा कि बेस क्या होता है, अंडरलाइंग एसेट क्या होता है. और ये जो गोल्ड पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सेम वही वैल्यू होगी जो गोल्ड की वैल्यू होगी. हमने ऊपर पढ़ा था कि वो कहाँ से अपनी वैल्यू ड्राइव करता है? बेस से ड्राइव करता है. अब यहाँ पे बेस क्या है? गोल्ड बेस है, तो ये अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव करेगा? गोल्ड से ड्राइव करेगा. तो ये होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव, जिनको आप कहाँ से ड्राइव करते हो? फाइनेंशियल मार्केट से ड्राइव करते हो, ठीक है. नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है, इन्होंने डिफ़ाइन किया है डेरिवेटिव को. अब यहाँ तो इन्होंने डेरिवेटिव को डिफ़ाइन किया, इन्होंने बोला डेरिवेटिव इंक्लूड, इन्होंने कोई डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है कि डेरिवेटिव क्या होता है. इन्होंने सिर्फ ये बताया कि आखिर डेरिवेटिव में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ओके,
तो इन्होंने बताया है डेरिवेटिव इंक्लूड सिक्योरिटी डिराइव फ्रॉम अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शेयर, लोन वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस और एनी अदर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। तो उन्होंने क्या बताया है कि आप कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हो, कोई शेयर के लिए आप सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हो, आपने कोई लोन लिया है या दिया है तो आप उसके लिए कोई सिक्योरिटी, वैसे होता है लोन हम प्रोवाइड करते हैं या फिर हम लोन लेते हैं तो हम उस पर कोई सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी आपकी क्या हो गई, वो एक डेरिवेटिव हो गई। तो वही चीज़ यहाँ बोली है कि ये सब चीज़ें डेरिवेटिव में आती हैं, जो भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो भी शेयर है, जो भी लोन है, आप उस पर जो भी सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हो वो सब आपकी डेरिवेटिव में इंक्लूड होती हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, आप दो पार्टी हैं, वो कोई रिस्क है उसको ख़त्म करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी आपका डेरिवेटिव में आएगा, ठीक, मतलब किसी भी टाइप की सिक्योरिटी जो आप यूज़ कर रहे हो रिस्क को ख़त्म करने के लिए वो डेरिवेटिव में आता है, क्योंकि डेरिवेटिव हम यूज़ ही क्यों करते हैं, रिस्क को ख़त्म करने के लिए। इसको हम और फर्दर डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी इतना समझ सकते हैं कि हाँ, रिस्क को ख़त्म करने के लिए डेरिवेटिव यूज़ करा जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे रिस्क होते हैं। रिस्क क्यों आते हैं ये भी एक चीज़ है। तो मार्केट है, मार्केट डायनामिक है, चेंजेस आते रहते हैं, फ्लक्चुएट मार्केट करता रहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शेयर्स वगैरह है ना, लोन है और आपके वाउचर्स वगैरह जो होते हैं तो उनके जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। शेयर के प्राइस कभी बढ़ गए, आपने सुना होगा, शेयर के प्राइस कभी कम हो गए। तो इसी वजह से अब यहाँ पे क्या है, जो जिसके पास शेयर है, जो शेयर ले रहा है, उनमें को थोड़ा रिस्क आ जाता है कि अगर प्राइस बढ़ गए तो एक रिस्क है, प्राइस कम हो गए तो लॉस में है तो एक रिस्क है। तो उस रिस्क को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। तो डेरिवेटिव एक रिस्क मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट है। यहाँ से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, रिस्क को ख़त्म कर सकते हो। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट इसमें क्या इंक्लूड होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट विच डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द प्राइसेस और इंडेक्स ऑफ प्राइसेस ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटीज। वही बात बोली गई है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जो अपनी वैल्यू कहाँ से डिराइव कर रहा है, बेस से डिराइव कर रहा है, अंडरलाइन एसेट से डिराइव कर रहा है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके डेरिवेटिव्स में इंक्लूड होते हैं। तो ये पूरा डेरिवेटिव है, ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ने डिफाइन किया था डेरिवेटिव को, कि डेरिवेटिव में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सिक्योरिटीज़ इंक्लूड होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड होते हैं, किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ हो, चाहे आपने लोन की सिक्योरिटीज़ हो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए सिक्योरिटी करी हो, लाइक मार्केट में बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, है ना, बॉन्ड्स इशू करती है कंपनी, है ना, डेब्ट डिबेंचर इशू करती है कंपनी, शेयर्स इशू करती है कंपनी। तो इन सब चीज़ों में एक रिस्क होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं ये डेरिवेटिव यूज़ करे जाते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ में अगर डेरिवेटिव समझाऊँ ना, तो डेरिवेटिव क्या होता है, देखो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, कि आप ऐसे समझो कि एक फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर क्रॉप ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 3 मंथ बाद उसकी क्रॉप है अच्छे से हार्वेस्ट हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी उसकी क्रॉप। अब वो ये चाह रहा है कि 3 मंथ के बाद उसकी क्रॉप जो है वो अच्छे प्राइस पे एकदम सेल हो जाए, ठीक है, अच्छा कस्टमर उससे मिले और अच्छे प्राइस पे वो सेल हो जाए उसकी क्रॉप। तो अब वो क्या करेगा, अब लेकिन ये भी एक कंसर्न है कि हो सकता है 3 मंथ बाद क्रॉप के प्राइस फॉल हो जाए, हो सकता है उसे 3 मंथ बाद वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो प्राइस उसको ना मिले, हो सकता है उसे अच्छा कस्टमर ना मिले, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में क्रॉप के प्राइस फॉल हो जाए, हो सकता है मार्केट में नए कॉम्पिटिटर आ जाए, उसको उतना प्राइस ना मिले, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेगा, अब रिस्क तो है कि तो क्या करेगा, इसके लिए वो एक आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, मतलब एक पार्टी के साथ एक से, लाइक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक कंपनी को क्रॉप चाहिए, ठीक है, तो उस पार्टी को ढूंढेगा जिसको क्रॉप की नीड है, 3 मंथ के बाद या इन फ्यूचर जिसको नीड है उसको ढूंढेगा। फिर उनके साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट में ही कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं आपको 3 मंथ के बाद ये क्रॉप जो है अपने सेल करूँगा, इस प्राइस पे सेल करूँगा, इस क्वांटिटी में सेल करूँगा, ठीक है। तो प्राइस वो क्या कर रहा है, आज ही फिक्स कर ले रहा है फ्यूचर के लिए,
ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है, अब जो उसके जो कंसर्न थे, जो उसकी प्रॉब्लम थी कि 3 मंथ के बाद पता नहीं प्राइस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं अच्छा कस्टमर मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं उसे एक्सपेक्टेड रेट पे उस वो क्रॉप सेल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ये जो उसके सारी जो उसकी प्रॉब्लम थी ये ख़त्म हो गई। ये जो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो कर लिया उससे उसकी जो प्रॉब्लम थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट को जो मैं पहले आपसे बोल रही थी, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने करा गोल्ड पे, वो यही था, यही जो उसने फ्यूचर के लिए जो उसने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसी को हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये ही फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उससे जो उसके रिस्क जो उसको 3 मंथ के बाद अराइज हो सकता था वो उसने आज ही उस रिस्क को ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करके उसने अपना कस्टमर फिक्स कर लिया, उसने रेट फिक्स कर लिया, उसने क्वांटिटी फिक्स कर ली, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, सब चीज़ें फिक्स कर ली। अब 3 मंथ के बाद जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट होंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, वो अपने क्रॉप्स को सेल कर देगा अपने कस्टमर को उस सेम प्राइस पे जो उसने फिक्स करे थे, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, प्री फिक्स प्राइस पे एंड प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी में। ठीक है, सेटलमेंट हो जाएगा 3 मंथ के बाद। तो यही होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यही होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। जो उसने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब उस क्रॉप के लिए जो उसने आज कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वो जो क्रॉप है वो क्या हो गया, बेस, अंडरलाइन एसेट्स, और जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करा वो क्या हो गया, फाइनेंशियल डेरिवेटिव। तो यही होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के फीचर्स क्या हैं? तो फर्स्ट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, कि इसमें क्या करते हैं, डेरिवेटिव में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दो पार्टी होती हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं। ठीक है, हम इसको फर्दर एक्सप्लेन डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए क्या कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फार्मर का, कि फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के, जिसको क्रॉप की नीड थी। ठीक है, तो उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आए। एक फार्मर को बाय करना था, फार्मर को सेल करना था, कस्टमर को बाय करना था क्रॉप, तो वहाँ पे उन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करा। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव में क्या, डेरिवेटिव क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में होता है, दो पार्टी के बीच में होता है, रिस्क को ख़त्म करने के लिए, बाय और सेल करने के लिए। ठीक है, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं। सेकंड फीचर इज नो इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब ये मैंने बताया था कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो होता है वो कहाँ से वैल्यू डिराइव करता है, अंडरलाइन एसेट से डिराइव करता है वैल्यू। ठीक है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। लाइक मिल्क से जब पनीर को हमने डिराइव किया तो पनीर की क्या वैल्यू होगी, पनीर की वही वैल्यू होगी जो मिल्क की वैल्यू होगी। तो दैट इज़ कि पनीर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, मिल्क की जो वैल्यू है उसी बेस पे हम पनीर की वैल्यू निकालेंगे। तो जो डेरिवेटिव होता है वो कहाँ से वैल्यू डिराइव करता है, अपने अंडरलाइन एसेट बेस से डिराइव करता है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। तो नो इंडिपेंडेंट वैल्यू। थर्ड इज स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशन। अब डेरिवेटिव में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसे समझ लो, आप रिलेट कर लो कि फर्स्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों के बीच में एक ऑब्लिगेशन हो गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो जब कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा तब दोनों पार्टी को अपनी अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना है। फार्मर और कस्टमर वाला मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो फार्मर जब मैच्योर होगा कॉन्ट्रैक्ट तो फार्मर की ऑब्लिगेशन है कि उसको क्रॉप्स को सेल करना है कस्टमर को, एंड कस्टमर की ऑब्लिगेशन है कि उसको पे करना है फार्मर को। तो दोनों पार्टी की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस होती हैं। ठीक है, फिर प्री डिफाइंड फिक्स ड्यूरेशन। अब ऐसे रिलेट करो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस है, अब इसमें क्या है, ड्यूरेशन भी फिक्स है। अब अपने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आप फिक्स पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना, लाइक आप 3 मंथ के लिए बना रहे हो, 4 मंथ के लिए बना रहे हो, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरेशन जो है पहले ही फिक्स करी जाती है कि हम कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कितने टाइम के लिए हम डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हैं। तो दैट इट इज़ प्री डिफाइंड फिक्स ड्यूरेशन। देन डायरेक्ट और एक्सचेंज ट्रेडेड। अब ये आप समझो थोड़ा सा, ये क्या है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली भी यूज़ करे जाते हैं और ये एक्सचेंजेस पे भी ट्रेड करे जाते हैं। अब आपको समझाऊँ तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कैसे है कि जब मैंने आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया कि फार्मर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कस्टमर के साथ कि हम आपको क्रॉप बेचेंगे, तो उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उसमें क्या कहता है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ये डायरेक्टली होते हैं, मतलब दो पार्टी डायरेक्टली मिली,
ठीक है, उन्होंने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कस्टमाइजेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्टली होते हैं, दो पार्टी मिलती हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, डायरेक्ट। एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि ये जो डेरिवेटिव होते हैं ना, ये जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं ये एक्सचेंजेस, लाइक आपने सुना होगा BSE, NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंजेस हैं वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एक्सचेंजेस हैं, इनके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड कर जाते हैं। यहाँ पे जो दो पार्टी है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक्सचेंज का यूज़ करती हैं, लाइक BSE NSE का यूज़ करती हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है और सेटलमेंट होता है और बाइंग एंड सेलिंग होती है। वहाँ पे वो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, वो हो सकता है कि बायर सेलर को ना जानता हो सकता है सेलर बायर को ना जानता हो। वहाँ पे एक्सचेंज जो बीच में जो एक्सचेंज है वो एज अ इंटरमीडियरी एक्ट करता है, यहाँ पे वो सेटलमेंट कराता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का सब कुछ करवाता है। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टी डायरेक्ट मिलती हैं, बायर सेलर को जानता है, सेलर बायर को जानता है, ये डिफरेंस है। तो डेरिवेटिव्स में क्या है, ये डायरेक्ट भी होते हैं और ये एक्सचेंज ट्रेडेड भी होते हैं, ठीक है। देन इट इज़ सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट से ड्राइव कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, तो सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हम हमारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव्स हो गए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती है, इसमें ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस होती हैं, ड्यूरेशन प्री डिफाइंड होता है, फिक्स होता है, ये डायरेक्टली भी ट्रेड करी जाती हैं, एक्सचेंज के थ्रू भी ट्रेड करी जाती हैं, और ये सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स कि यूजेस क्या। अब डेरिवेटिव को हम यूज़ ही क्यों करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट यूज इज रिस्क अवर्जन टूल। सॉरी गाइज, यहाँ पे वर्जन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, दैट इज अवर्जन, ठीक है, AVERSION। सो इट इज़ रिस्क अवर्जन टूल। अब मैंने आपको पहले समझाया कि हम इसको रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, कि हमें इन फ्यूचर हमें था कि रिस्क हो सकता था, मे बी प्रोबेबिलिटी थी कि हो सकता है 3 मंथ के बाद रिस्क अराइज हो जाए, तो हम उसको रिस्क को ख़त्म करने के लिए आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि हम 3 मंथ के बाद आपको इसी रेट पे इसी क्वांटिटी में आपको सेल करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हो गया है ना, सेम क्वांटिटी में सेम प्राइस पे फिक्स प्राइस पे फिक्स क्वांटिटी में आपको 3 मंथ के बाद फ्यूचर के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या एक रिस्क अवर्जन टूल है, ठीक है, रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया, रिस्क अवर्जन टूल। सेकेंड यूज़ क्या हो गया, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइस। अब इसमें क्या होता है, डेरिवेटिव्स करें, ठीक है, हमने डेरिवेटिव किया, तो जब हम डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम उसमें क्या है, हम 3 मंथ में जो 3 मंथ के बाद जो हम प्राइस देने वाले हैं, हम उस प्राइस को आज ही फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर के लिए प्राइस फिक्स कर रहे हैं। तो क्या हम इसमें फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब देख रहे हो, आप मार्केट की चीज़ें देख रहे हो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, फिर आप देख रहे हो मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी है, कितना सेंसिटिव है मार्केट, कितने चेंजेस कि उस प्रोडक्ट के लिए कितना फ्यूचर में चेंज आ सकता है। सब सर्कमस्टेंसेस, सारे सिचुएशंस को कंसिडर करने के बाद आप एक फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो कि 3 महीने के बाद, फॉर एग्जांपल कि 3 महीने के बाद कि इसी रेट पे मैं प्रोडक्ट जो है वो सेल करूँगा या बाय करूँगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आज ही आप फिक्स कर ले रहे हो कि फ्यूचर में मैं इतने प्राइस देने वाला हूँ। तो ये इसका सेकेंड यूज़ है, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइस। थर्ड इज एनहेंस लिक्विडिटी। अब डेरिवेटिव में कैसे लिक्विडिटी एनहेंस होती है, आप देखो कि जब हम डेरिवेटिव्स करते हैं, जब हम डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमें आज तो पेमेंट नहीं करनी है, आज तो हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब जब डेरिवेटिव अगर एक्सचेंज ट्रेडेड है, लाइक आप डेरिवेटिव को एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, लाइक BSE NSE पे कर रहे हो, तो आपको उसमें क्या करना होता है, आपको उसमें इमीडिएटली कोई पेमेंट नहीं करनी होती कि आपने आज ही डेरिवेटिव यूज़ करा, आज ही कॉन्ट्रैक्ट करा, तो आपको आज ही पेमेंट करनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ उस एक्सचेंज को यूज़ करने का एक मार्जिन अमाउंट होता है, सिर्फ वो पे करना होता है, स्मॉल अमाउंट होता है, वो पे करना होता है। उसको पे करने के बाद आप एक्सचेंज का यूज़ कर सकते हो, डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इससे कहता है आपको इमीडिएटली कोई लार्ज अमाउंट पे नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक मार्जिन अमाउंट पे करनी है, और आप उस एक्सचेंज का यूज़ करके आप डेरिवेटिव को यूज़ कर सकते हो। आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, इसमें आपको एट प्रेजेंट कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। तो इससे क्या होता है, ये लिक्विडिटी को एनहांस करता है, ठीक है।
फिर आता है आपका ब्रिंग परफेक्शन। अब जब आप डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप फ्यूचर के लिए चीज़ें कर रहे हो, आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, सब चीज़ें जब हो ही रही हैं, लाइक रिस्क मैनेज भी हो रहा है, फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हो, लिक्विडिटी भी इनहेंस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मार्केट में परफेक्शन तो लेके ही आएगा, ठीक है। तो दैट इज इट्स ब्रिंग परफेक्शन इन मार्केट। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ये सब था, ठीक है। एंड आगे की और भी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डेरिवेटिव्स में, उनको हम आगे की फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।